दोस्त, मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी। मैं लास्ट 21 ईयर से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। इंडिया का शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ मेरा पढ़ाया हुआ आईएएस या पीसीएस अधिकारी नहीं होगा। आप लोगों के अनुरोध पर मैं आज इंडिया का रोल रशिया और यूक्रेन वार में क्या होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री 8 और 9 अगस्त को रशिया गए और 23 सितंबर को यूक्रेन गए। तो मीडिया में ये स्पेकुलेशन चल रहा है कि इंडिया को मीडिएशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इंडिया कितना सक्सेसफुल मीडिएटर हो सकता है। मेरे समझ से इंडिया को मीडिएशन नहीं कर करके कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, जिससे कि दोनों पार्टी नेगोशिएटिंग टेबल पर आ सके, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन डायलॉग स्टार्ट हो सके। और इंडिया को ये काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इंडिया का रशिया और यूक्रेन दोनों से अच्छा रिलेशन है, और वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट करता है, उससे भी इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है। और इंडिया ने हमेशा यूएनओ में यूक्रेन और रशिया के वार पर हमेशा न्यूट्रल स्टैंड लिया है। इनके साथ साथ इंडिया ग्लोबल साउथ का मेंबर भी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लीडर है, कन्वेंशनली नॉन अलाइंड कंट्री का मेंबर रहा है, वह ब्रिक्स का भी मेंबर है। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, जिसमें रशिया भी है और चाइना भी है। इंडिया का कन्वेंशनल रिलेशन है रशिया के साथ। आज भी आप देखेंगे तो सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि इंडिया एक अच्छा नेगोशिएटर हो सकता है यूक्रेन और रशिया के वार में। इनके बाद आप देखेंगे पोटेंशियल बेनिफिट फॉर रशिया इन एक्सेप्टिंग इंडियाज मीडिएशन। रशिया को इंडिया का मीडिएशन क्यों स्वीकार करना चाहिए? इससे रशिया को क्या बेनिफिट होगा? तो पहला बेनिफिट आप देखेंगे कि रशिया का वर्ल्ड में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ग्लोबल साउथ का लीडर है, कन्वेंशनली नॉन अलाइंड कंट्री रहा है, और साथ साथ इंडिया का अगर रशिया के साथ रिलेशन बढ़ता है तो रशिया पर जो आज के डेट में इकोनॉमिक सैंक्शन है वह कम होगा। उनके बाद देखेंगे पोटेंशियल बेनिफिट फॉर द यूएसए एक्सेप्टिंग इंडियाज मीडिएशन। इंडिया का मीडिएशन अमेरिका क्यों स्वीकार करेगा और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर अमेरिका स्वीकार करता है तो अमेरिका को क्या बेनिफिट है? आप जानते हैं कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ। उनके बाद इंडिया का ग्रेजुअली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन बढ़ते गया। आज के डेट में इंडिया का वेस्टर्न कंट्रीज इन जनरल, अमेरिका इन पर्टिकुलर, उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया अमेरिका के साथ लेमुआ किया हुआ है, इंडिया अमेरिका के साथ कॉनकासा एग्रीमेंट है, अमेरिका इंडिया को STA1 का स्टेटस दिया है, अमेरिका इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट भी जो एस्टैब्लिश कर रहा है। तो हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और साथ साथ एक बात ध्यान में रखिएगा, क्वाड चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को इंडिया का मदद चाहिए, और चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया को अमेरिका का मदद चाहिए। इसलिए दोनों का इंटरेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है। तो आज के डेट में इंडिया और अमेरिका दोनों जो क्लोज आ रहे हैं, इनके पीछे कारण क्या है? चाइना।
दोनों का कॉमन एनिमी है। और कौटिल्य अपने राजमंडल सिद्धांत में ये कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इंडिया का दुश्मन चाइना, चाइना का दुश्मन अमेरिका, देयरफॉर इंडिया एंड अमेरिका आर फ्रेंड। तो यहाँ पर क्वाड में इंडिया अमेरिका को मदद कर सकता है चाइना को बैलेंस करने के। लेकिन अमेरिका चाहता है कि अगर कोई भी नेगोशिएशन हो तो यूक्रेन की संप्रभुता, सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट रहे। और अमेरिका जो रशिया पर सैंक्शन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, वह सैंक्शन कम ना हो। और रशिया के अगेंस्ट में जो यूनाइटेड फ्रंट है, लाइक यूरोपियन कंट्री, नाटो फ्रंट है, वह कमजोर नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे कि चाइना जो कि इनका मीडिएशन इंडिया का एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, प्रश्न ये। और अगर इंडिया मीडिएशन करता है तो ग्लोबल लेवल पर इंडिया का इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा। इंडिया और चाइना हमेशा एक दूसरे का कॉम्पिटिटर रहा है। तो अगर इंडिया का सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो एशिया में चाइना का रोल कम हो जाएगा, चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। इसलिए मेरी समझ से चाइना इंडिया का मीडिएशन डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बात आप ध्यान में रखिएगा। उनके बाद आप जानते हैं कि वर्तमान समय में चाइना का रशिया के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर इंडिया का मीडिएशन बढ़ता है, इंडिया का रोल बढ़ता है, इंडिया और रशिया के बीच में दोस्ती बढ़ जाती है तो चाइना का महत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए चाइना डायरेक्ट इंडिया का रोल नहीं चाहेगा। चाइना क्या चाहेगा कि इंडिया की जगह ब्रिक्स का रोल होना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स में चाइना भी है। इंडिया की जगह एससीओ का रोल होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में एससीओ में 8 कंट्रीज है। तो इंडिया का रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में एटलीस्ट अमेरिका का प्रभुत्व न हो। और इंडिया का अमेरिका के साथ क्लोजर रिलेशन है, तो ऐसे केस में चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया का मीडिएशन हो। और अगर इंडिया का इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस बढ़ता है तो ऐसे केस में शायद हमारे बॉर्डर पर और भी ज्यादा टेंशन बढ़े, जिससे कि इंडिया का अटेंशन उस बॉर्डर इशू पर चले जाए, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट पर चले जाए। और अगर इंडिया का रोल बढ़ता है तो रशिया से फ्रेंडशिप और ज्यादा बढ़ेगी, तो रशिया का चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। इसलिए मेरी समझ से चाइना इंडिया का मीडिएशन स्वीकार नहीं करेगा। अब देखेंगे कि भारत की मीडिएशन का लिमिटेशन क्या है। लैक ऑफ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। दोनों पर हमारा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों? कि रशिया को नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करता है, चाइना सपोर्ट करता है, और यूक्रेन को सपोर्ट कौन करता है? नाटो कंट्री सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा इस पर जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। और वेस्टर्न कंट्री ये सोचता है कि इंडिया जेन्युइनली नॉन अलाइंड नहीं। कोल्ड वॉर पीरियड में भी वह यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड था, और आज के डेट में भी रशिया के साथ टिल्टेड है, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में जब रशिया के विरुद्ध कोई भी प्रस्ताव आता है तो इंडिया जो है कि बायकॉट कर देता है। तो इंडिया जेन्युइन नहीं है। दूसरा जो है कि इंडिया रशिया को प्रेशराइज कर सकता है नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए। और दूसरी बात, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कि आज के लिए रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे समय का है। पहले आपके नॉलेज के लिए यूक्रेन फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट था। 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूक्रेन जो है इससे अलग हो गया, और यूक्रेन अलग हुआ, फिर भी रशिया का उसके ऊपर में इन्फ्लुएंस होता था। जब से जेलेंस्की वहां के प्रेसिडेंट बने तब से यूक्रेन और रशिया के बीच में रिलेशन स्ट्रेन हो गया। क्यों? कि जेलेंस्की यह चाहते हैं
कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, और रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन एक बफर स्टेट रहे, नाटो और रशिया के बीच में एक बफर स्टेट रहे। यूक्रेन के इस इंसिस्टेंस के कारण ही रशिया ने इन्वेट किया। और उनके बाद आप देखेंगे मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था जब सोवियत संघ की विघटन हुई थी। उस समय रशिया को एश्योर किया गया था कि यूएसएसआर का जो भी स्टेट यूएसएसआर से अलग हुआ है वह कोई भी नाटो का मेंबर नहीं होगा। आप देखेंगे धीरे धीरे लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब बाल्टिक रिपब्लिक जो है नाटो का मेंबरशिप ले लिया। अब नाटो जो है रशिया के बॉर्डर पर आ गया, तो रशिया डेफिनेटली ये चाहेगा अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सेफ्टी के लिए कि एक बफर जोन दे। तो इसलिए यूक्रेन रशिया के बीच में जो वार है उनको एक्चुअली आप ये माने नाटो और रशिया के बीच में वार है, और यूक्रेन नाटो में मिलना चाहता है और रशिया यूक्रेन को बफर स्टेट बना करके रखना चाहता है। तो एक प्रॉब्लम दोनों के बीच में, ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकल है, टेरिटोरियल है, पॉलिटिकल है। और रशिया और अमेरिका दोनों का हमेशा ये अप्रोच रहा है, वो डायरेक्ट नेगोशिएशन करता है। वैसे यूक्रेन वार के दौरान आप देखेंगे रशिया टर्की का मीडिएशन जो है फूड ग्रेन पर एक्सेप्ट कर लिया है। अदरवाइज हमेशा से रशिया और अमेरिका का ये अप्रोच रहा है कि वो डायरेक्ट डायलॉग करता है, डायरेक्ट नेगोशिएशन करता है, किसी मीडिएशन को नहीं रखता है। लेकिन उनके बावजूद भी रशिया ये सोचता है कि अगर इंडिया मीडिएशन करे तो उसके ऊपर में जो सैंक्शन है, उनके ऊपर में जो प्रतिबंध है वह कम। ये सारी लिमिटेशन, जहां तक इंडिया का सवाल है, व्हाट डू वी वांट? वी वांट पीस, वी लव पीस। हमारे प्रधानमंत्री भी हमेशा ये कहे कि इस वार का सॉल्यूशन क्या है? डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, वार नहीं, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और दोनों पार्टी को एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान होगा। जैसे आप देखेंगे कल जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को पूछा गया कि क्या इंडिया का मीडिएशन का रोल रहेगा, तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज गोइंग टू प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल इंस्टेड ऑफ मीडिएटिंग। आप देखेंगे क्या कि 22 से 24 अक्टूबर को ब्रिक्स का समिट हो रहा है, रशिया में ब्रिक्स का समिट हो रहा है। 15 से 16 अक्टूबर को एससीओ का समिट हो रहा है। ब्रिक्स समिट में हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे क्योंकि रशिया में हो रहा है। उससे पहले सितंबर में आप देखेंगे 22-23 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली का मीटिंग हो रहा है, और वहां पर वह यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे। तो 22-23 सितंबर को यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, और उनके बाद 22 से 24 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। तो इससे ये स्पेकुलेट किया जा सकता है कि अंदर अंदर कुछ हो रहा है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही है, और इंडिया को कंस्ट्रक्टिव पार्टनर का रोल प्ले करना चाहिए, जिससे कि इंडिया का पावर, प्रेस्टीज, रिपुटेशन, नेम, फेम ग्लोबल लेवल पर बढ़े। और दोनों के साथ अच्छा रिलेशन होने के कारण दोनों शायद इंडिया के मीडिएशन को स्वीकार कर लेगा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का ओपिनियन है। आप इसे सुने। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरे चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव
सहयोग देने के लिए तैयार है। थैंक यू।